हाँ भाई, मोदी मेरी मदद नहीं ले सकता, पर मैं मोदी की मदद ले सकता है। मैंने 75,000 कमाए, उस 75,000 कमाने के ऊपर मैं गवर्नमेंट को एडिशनल 1.5 लाख रुपए दे रही हूँ। ऐसा क्यों? कि गवर्नमेंट करती है चालाकी, चोरी-चोरी, चुपके-चुपके हमसे टैक्स ले ही लेती है एग्रीकल्चर इनकम पे, जहाँ पे कंसेप्ट आता है हमारा पार्शियल इंटीग्रेशन का। भाई गवर्नमेंट ने राहत दी, एग्जामिनर कहता है मैं राहत नहीं देता बच्चों को। जो बच्चे सोच रहे होंगे ना कि नहीं मैम मैं तो ये 2-4 चैप्टर कर जाऊंगा, पीजीबी को छोड़ दूंगा, कैपिटल गेन छोड़ दूंगा, बहुत मुश्किल है, कैसे कर लोगे यार? हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बेटा बहुत बहुत स्वागत है आपका इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस के ब्रिज बैच के अंदर। मैम ब्रिज बैच ये कौन सा बैच हुआ? देखो बेटा, इस ब्रिज बैच के अंदर मैं आपको वो सारी बातें बताने वाली हूँ जो कि आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रही हैं। अब मैम इसमें क्या हम सिलेबस डिस्कस करेंगे? नहीं बेटा, ऑफ कोर्स सिलेबस तो आपने बहुत जगह से रेफर कर ही लिया है, बहुत सारी वीडियोस देख ली है। इस पर्टिकुलर बैच के अंदर मैं वो सारी बातें करने वाली हूँ जो आप आजकल कंफ्यूजन के अंदर से परेशान हो रहे हो। कौन कौन सी बातें? मैम क्या मैं लास्ट डे प्रैक्टिस करूंगा तो मैं क्या पास हो जाऊंगा? मैम क्या मैं इनकम टैक्स के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट अच्छे से कर जाऊंगा, बिल्कुल रट जाऊंगा, तो क्या मेरे अच्छे नंबर आ जाएंगे? मैम क्या मैं सिर्फ अच्छे से प्रोविजन प्रोविजन कर लूं और थोड़े बहुत थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल क्वेश्चन लगा लूं तो क्या मेरे को अच्छी ग्रिप मिल जाएगी? बेटा मैं आपको सारी चीजें बताने वाली हूँ कि इस इनकम टैक्स के प्रोविजन की कितनी ज्यादा टेक्निकलिटी है। मैं साथ साथ में प्रोविजन ही बताऊंगी और आप मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब दोगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए था। तब आपको समझ में आएगा कि प्रोविजन को मुझे कितनी डीपली अंडरस्टैंडिंग करके उससे क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं। मैम क्या मैंने सिर्फ प्रोविजन पढ़े तो मेरा काम बन जाएगा? नहीं, ये पूरा का पूरा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर जितने अच्छे तरीके से आपकी थियोरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए उतना ही अच्छा आपका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी होना चाहिए। और एक बात बताऊं कमाल की, बेटा आप सब कुछ कर लोगे, सब बच्चा सब चीजें रट लेगा, पर सबसे ज्यादा दिक्कत पता है बच्चे को कहाँ आएगी? लिमिट्स लर्न करने में। भाई आप लास्ट डे पे जाओगे, लिमिट्स लर्न नहीं होगी। तो इसीलिए मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि इनकम टैक्स के अंदर जिस तरीके से एक एक चैप्टर हम खत्म करते हुए जाएंगे, हम उसकी लगाएंगे रिवीजन। हम उसकी क्या लगाने वाले हैं? रिवीजन। रिवीजन का पर्पस पता है क्या है? इतना बड़ा सिलेबस मुझे खुद पता है आप याद नहीं कर पाओगे। अगर रिवीजन मैं आपको दूंगी तो 1 बार 2 बार 5 बार 7 बार 10 बार आप पढ़ पढ़ के वो चीजें आपके टिप्स पे ऐसे आएंगे कि आपको कभी भी उस प्रोविजन में कोई हिला नहीं सकता। अब फटाफट से एक थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं और उसके बाद कुछ सवाल मैं आपसे पूछने वाली हूँ ताकि आपकी नॉलेज जज हो कि अगर इनकम टैक्स का प्रोविजन आया तो उसको रीड कैसे करना और उसकी क्या अंडरस्टैंडिंग का बिल्डअप करोगे। देखो बेटा, ये पूरा का पूरा जो आपका सब्जेक्ट है इसके अंदर लॉ तो पढ़ोगे ही, साथ में उसकी एप्लीकेशन भी करके दिखाओगे। पूरे 90 मार्क्स का आपका पेपर आने वाला है जिसके अंदर आपकी 5 यूनिट्स कवर होगी। हल्की हल्की नहीं है, 5 यूनिट्स बहुत बड़ी है। उसके बाद एक 40 मार्क्स का आपका एडिशनल होगा जिसके अंदर आपका प्रैक्टिकल पोर्शन में आपको आईटीआर फाइलिंग एक तरीके से आपको फॉर्म्स पता होने चाहिए, आपको टैक्स कैलकुलेशन पता होनी चाहिए। तो आपसे ये सारी लैब की चीजें पूछी जाएगी। अब बेटा जो मैं आपके लिए इनकम टैक्स का कोर्स लेकर आने वाली हूँ उसके अंदर मैं आपको आपके मेन एग्जाम के लिए भी तैयार करूंगी और साथ साथ में आपका जो लैब का प्रैक्टिकल होने वाला है उसके भी मैं आपको प्रैक्टिकल लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगी अपने इनकम टैक्स कोर्स के अंदर। डन। अब आ जाओ बेटा, टैक्सेशन ही समझ लो। एक ब्रिज बैच क्या होता है? एक बच्चे को पुश करने के लिए कि भाई तू मेन सब्जेक्ट के अंदर जा तो रहा है, समझ तो ले उसका बैकग्राउंड क्या है। देखो टैक्सेशन हमारी इंडस्ट्री के अंदर दो तरीके से होती है, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अब डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स जो बंदे की इनकम पे ऊपर लगता है, इसलिए हम इसको इनकम टैक्स भी कहते हैं। और इनडायरेक्ट वो टैक्स होता है जो कि जीएसटी हो गया, एक्साइज ड्यूटी होगा, जो कि डायरेक्टली एक पर्सन की इनकम पे पिंच नहीं करता। समझ रहे हो? अगर आपने पैसा कमाया आपको डायरेक्ट टैक्स देना है, अगर आपने पैसा कमाया तो आपको डायरेक्ट टैक्स देना है, पर अगर आपने गुड्स एंड सर्विस की सप्लाई करी है तब आपको जीएसटी देना है। अब दोनों ही पूछेंगे, कहते बीकॉम का बच्चा मैं तो दोनों पूछूंगा। सेमेस्टर 5 में डायरेक्ट टैक्स डाल दिया, सेमेस्टर 6 के अंदर इनडायरेक्ट टैक्स आपको डाल दिया। पर भाई मैं दूं क्यों? मैम समझ तो आ गया टैक्स है, पर टैक्स तो तभी है ना जब मैं देना चाहूं, मैं देना ही नहीं चाहता। वाई टू पे टैक्स? गवर्नमेंट मुझसे ले ही क्यों रही है, मुझे ये तो समझा दो आप। सबसे पहली चीज, सब बच्चे आप खुद बताओ गवर्नमेंट आपसे टैक्स क्यों लेती है? वन ऑफ द मेन रीजन है उसका रेवेन्यू जनरेशन। पर इतना पैसा कमा के गवर्नमेंट करेगी क्या? आप ही के ऊपर तो लगा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर में, डेवलपमेंट में, एजुकेशन में, डिफेंस में, रेलवे में, हेल्थ में। बहुत सारा पैसा खर्च होता है। पैसा कहाँ से आएगा? गवर्नमेंट से, आप ही से तो लेगी। तो इसीलिए गवर्नमेंट जो होती है आपसे टैक्सेस लेती है। मैं देना नहीं चाहता। आपका सवाल आएगा ठीक है गवर्नमेंट लेती रहे, मैं नहीं देना चाहता। भाई सीधी सी बात ये है, गवर्नमेंट को ये पावर मिली हुई है, कम करने की पावर जो है गवर्नमेंट को कहाँ से मिली है? गवर्नमेंट को ये जो पावर है वो कहाँ से मिली है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से मिली है। भाई सिंपल सी बात है ना, हर बच्चे के मन में सवाल आते हैं कि हम टैक्सेशन का पूरा इतना बड़ा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि मुझे टैक्स देना है। टैक्स गवर्नमेंट मुझसे ले ही क्यों रही है? मैं देना ही नहीं चाहता ना गवर्नमेंट को। तो भाई गवर्नमेंट को पावर मिली हुई है आपसे टैक्स लेने की। कहाँ पे मिली है पावर? 7th शेड्यूल ऑफ आर्टिकल 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारे संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की बुक के आर्टिकल 246। आर्टिकल का मतलब क्या हुआ? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत
सारे चैप्टर्स हैं। अब जैसे अपने बुक्स के अंदर चैप्टर पढ़ते हो, यूनिट पढ़ते हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसको बाइफरकेट करने के लिए आर्टिकल्स दे रखे हैं। उसके 7 शेड्यूल के अंदर ना एक पावर दी गई है। आपको 3 लिस्ट प्रोवाइड कर रखी है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, जो कि बताती है कि हम मैटर्स देते हैं जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और दोनों मिलके क्या कर सकती है, टैक्सेस इम्प्लाई कर सकती है। लॉ बनाने की पावर है यहां से मिलती है। इनकम टैक्स लॉ बनाने की पावर गवर्नमेंट को कहां से मिलती है, इस 7th शेड्यूल ऑफ आर्टिकल 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो समझ में आ गया कि मैम मेरे को टैक्स नहीं देना, गवर्नमेंट क्यों लेती है, इसलिए लेती है। मैं नहीं देना चाहता, गवर्नमेंट तो लेगी, गवर्नमेंट के पास पावर है। पावर कहां से मिली, यहां से उसको पावर मिली। अब क्या होता है, हर साल निर्मला सीतारमण जी आती है, वो करती है बेटा बजट को इंट्रोड्यूस। बजट के अंदर हर बार आती है, टैक्स की स्लैब को चेंज करके चली जाती है। समझ रहे हो, कभी आपके लिए बेनिफिट भी होता है। पहले आपकी क्या हुआ करती थी, ओल्ड टैक्स स्कीम। आपको पता ना, ओल्ड टैक्स स्कीम के अंदर आपको 5 लाख तक की इनकम क्या होती थी, आपकी उस पर कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ता था। फिर कौन सी स्कीम आई, 115 बीएसी, 115 भागो और चले, ठीक है। बीएसी स्कीम आई जिसको हम न्यू टैक्स स्कीम बोलते थे। अब न्यू टैक्स स्कीम के अंदर क्या हुआ, आपकी 7 लाख तक की इनकम जो होगी वो एग्जेम्प्ट होगी, उसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना। इस बार क्या हुआ, फिर निर्मला सीतारमण जी फिर आई और फिर उसने न्यू टैक्स स्कीम बनाई। तो उन्होंने क्या किया, अब 12 लाख तक की इनकम के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं देना। ये अभी हमको रेलेवेंट नहीं है, हमें ये वाली स्कीम को पढ़ते हुए चलना है। बट एक चीज समझो कि टैक्स स्लैब चेंज होते हैं, चीजें चेंज होती है, अमाउंट्स चेंज होती है, लिमिट्स चेंज होती है। इनकम टैक्स के अंदर आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे अगर आपने पुरानी बुक रेफर करी, तो मैम ये पुराना था ये नया है, खुद ही बाइफरकेट नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो, अब आगे चलो। टैक्स लगेगा किधर, टैक्स लगेगा किस पर, ये है बेटा आपका टैक्स। मैम समझ में आ गया, टैक्स तो देना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, पर लगेगा किस पे, मेरी टोटल इनकम पे। पर मेरी टोटल इनकम निकलेगी कहां से, मेरी टोटल इनकम ना 5 सोर्सेस से निकलती है। कौन कौन से सोर्सेस से, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, भाई मैंने अपना घर था किसी को रेंट किराए पे दे दिया, पैसा आया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। फिर इनकम फ्रॉम सैलरी, एम्प्लॉयर के पास गया, किसी के यहाँ पे मैं सैलरी पे काम कर रहा हूँ, इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, पीजीबीपी का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, मतलब मैम अगर आप टीचिंग कर रहे हो, आपकी जो इनकम है कहाँ जाएगी, पीजीबीपी के अंदर। आपके पापा बिजनेस कर रहे हैं, उनकी इनकम कहाँ जाती थी, हमारे पीजीबीपी के अंदर। समझ में आ गया। उसके बाद अगर आप शेयर मार्केट में डील कर रहे हो, अगर आप लैंड बेच रहे हो, अगर आप कुछ भी ऐसा काम कर रहे हो जिससे आपको कैपिटल गेन हो रहा है, तो इनकम जाएगी कैपिटल गेन के अंदर। और फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने गेम खेली, गवर्नमेंट ने क्या, ये 4 तो इनकम बड़ी बड़ी थी मैंने बता दी, इसके अलावा जो कोई भी इनकम इस पूरे संसार के अंदर है वो कहाँ चली जाएगी, आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर। तो भाई मुझे टैक्स देना किस पर है, आपकी टोटल इनकम पे। और टोटल इनकम बनेगी कैसे, इन 5 सोर्सेस को मिला के। अब ये मुझे पढ़ने कैसे है, आपको यूनिट 1 के अंदर तो बेसिक कंप्यूटेशन पढ़नी है, बेसिक कंसेप्ट पढ़ने हैं आपके। अब कंसेप्ट के अंदर सबसे पहला कंसेप्ट बेटा आपका आएगा एग्रीकल्चर इनकम का। गवर्नमेंट ये कहती है, गवर्नमेंट सिंपल चीज ये कहती है कि एग्रीकल्चर इनकम 5000 रुपीज तक हम करते हैं एग्जेम्प्ट। गवर्नमेंट की कहती है कि एग्रीकल्चर इनकम 5000 रुपीज तक हम करते हैं एग्जेम्प्ट। बाय डिफॉल्ट लॉ का कहते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होनी चाहिए, ठीक है। पर गवर्नमेंट क्या करती है, चालाकी करती है, वो कभी भी नहीं छोड़ सकती एक पर्सन को, वो हमेशा चाहती है कि भाई हम उसे टैक्स ले, गवर्नमेंट किसी की सगी नहीं होती। तो एग्रीकल्चर इनकम पे भी आपको वो चोरी चोरी चुपके चुपके टैक्स इम्प्लाई करती है। और यहाँ आपका कंसेप्ट कौन सा निकल कर आता है, पार्शियल इंटीग्रेशन का। एग्रीकल्चर इनकम के अंदर कौन सा कंसेप्ट पढ़ेंगे, पार्शियल इंटीग्रेशन का, जिसके अंदर हम देखेंगे गवर्नमेंट ने वैसे तो कह देगा एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लेंगे, पर चोरी चोरी छुपके छुपके वो एक कंसेप्ट लेकर आती है जिससे हमसे टैक्स ले लेती है। वो कंसेप्ट है मेरा पार्शियल इंटीग्रेशन का। उसके बाद मेरा एक कंसेप्ट आता है बेटा, जो मुझे कंसेप्ट यूनिट 1 इंट्रोडक्शन के अंदर पढ़ना है, मार्जिनल रिलीफ का। अब मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट बेटा क्या कहता है, देखो मैं आपको समझाती हूँ। सपोज करो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, अभी टैक्स स्लैब के ऊपर के क्या रेट लगना चाहिए उसको भूल जाओ, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। लेट सपोज आपकी इनकम है, ठीक है, आपकी इनकम 50 लाख की है, आप पे उस पर टैक्स बना 5 लाख का, 10% का बन रहा है। लेट सपोज हाइपोथेटिकल है, सोच के चलो, इनकम मेरी 50 लाख की है, टैक्स मेरा बन गया 5 लाख का, ठीक है, ओके। इनकम मेरी हो गई 50,75,000। इनकम मेरी कितनी होगी, 50,75,000। टैक्स कैलकुलेशन करिए, टैक्स बन गया मेरा 6.5 लाख का। मेरा दिमाग खराब हो गया, भाई ये क्या हो गया मेरे साथ, मेरी इनकम जो बढ़ी वो सिर्फ 75,000 से बढ़ी, टैक्स मेरा 1.5 लाख रुपए से बढ़ गया। तो यहीं पे कंसेप्ट आता है बेटा आपका मार्जिनल रिलीफ का। भाई सीधी सी बात है, मैंने 75,000 कमाए, उस 75,000 कमाने के ऊपर मैं गवर्नमेंट को एडिशनल 1.5 लाख रुपए दे रही हूँ। ऐसा क्यों, ये बेटा इसलिए होता है क्योंकि आपकी टैक्स की जो स्लैब्स होती है ना, वो चेंज हो रही होती है। आपकी टैक्स की स्लैब चेंज हो रही होती है कि अब तो 50 लाख
हम ये वाला रेट लगाएंगे, लेट सपोज 10% का रेट लगाएंगे, और उसके ऊपर जो भी इनकम होगी उसके ऊपर हम बड़ा हुआ रेट लगाएंगे। अब बढ़े हुए रेट से तो मेरी पूरी इनकम बढ़ गई, मेरा पूरा टैक्स बढ़ गया एक तरीके से। तो फिर हम क्या कहेंगे, हम ये सोचते हैं ना, एक मन में फीलिंग आती है कि काश इनकम मैं कमाती ही नहीं, कम से कम 1.5 लाख जितना टैक्स तो नहीं देना पड़ता। तो अब मैं क्या कहती, गवर्नमेंट जी एक काम करो, ये इनकम ही मेरे को नहीं चाहिए, मेरी इनकम ही ले लो। मेरे मन से तो यही आवाज आएगी ना कि भाई मैंने 75,000 कमाए, आप आगे लाओ भाई 1.5 लाख रुपए दो, मैं डबल टाइम क्यों दूं आपको। तो मैं ये कहूंगी ना, गवर्नमेंट जी आप मेरी इनकम ही ले लो, काश मैं ये कमाती ही नहीं। मेरे मन से आवाज आती है, आपके मन से भी आवाज आएगी। तो गवर्नमेंट कहती ठीक है दे दो। गवर्नमेंट क्या कहती, गवर्नमेंट से एक्स्ट्रा इनकम है, ठीक है दे दो। तो इस कंसेप्ट के अंदर मैं क्या कहूंगी, मैं गवर्नमेंट को 1.5 लाख नहीं दूंगी, मैं गवर्नमेंट को 75,000 देकर साइड कर दूंगी, काम खत्म। कि मैं सोचूंगी मैंने वो इनकम कमाई नहीं, मैं गवर्नमेंट को 75,000 रुपए देकर साइड कर दूंगी। तो ये मेरी क्या इंप्लीकेशन रहती कि इतना तो मैं एक्स्ट्रा अर्न ही नहीं किया जितना मैं एक्स्ट्रा टैक्स दे रही हूँ। तो एक काम करो, आप मुझसे मेरी इनकम ही ले लो पूरी, जो मैंने एडिशनल कमाई है, काम खत्म। ये आपका कंसेप्ट होता था मार्जिनल रिलीफ का, जिसका एक अच्छा सा मैंने आपको ओवरव्यू दिया कि मार्जिनल रिलीफ करते क्यों है। सीधी सी बात हम इसलिए कर रहे हैं कि भाई मुझे एक्स्ट्रा इतना टैक्स तो देना नहीं, मैंने इतनी इनकम तो कमाई नहीं जितना मैं टैक्स दे रही हूँ, तो मेरी इनकम ही रख लो, मेरे को चाहिए ही नहीं वो। गवर्नमेंट छोड़ेगी थोड़ी, वो तो लेगी। चलो, उसके बाद तीसरी चीज जो मुझे पढ़नी है बेसिक कंसेप्ट में, वो क्या है बेटा, रेजिडेंशियल स्टेटस। अब रेजिडेंशियल स्टेटस समझो, दो तरीके के लोग होते हैं, मैंने आपको अभी ब्रीफ ओवरव्यू दिया। एक RNOR भी होता है, उसको भूल जाओ, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। दो तरीके के लोग हैं, रेजिडेंट है इंडियन हो, नॉन रेजिडेंट है बाहर के लोग हो। अब आपको ये बताना है, रेजिडेंशियल स्टेटस आपको ये बताएगा कि क्या NR नॉन रेजिडेंट की इनकम टैक्सेबल होगी इंडिया के अंदर। मैम किस बेसिस के ऊपर, मान लो वो इंडिया आया, इंडिया में आया, इंडिया में अर्न किया और अपनी कंट्री पैसा लेके जा रहा है, तो क्या उसकी इनकम को इंडिया में टैक्स करे, है तो वो नॉन रेजिडेंट। इंडिया के अंदर आया, इंडिया में ही पैसे कमाए और कहता चलो ठीक है पैसे वैसे हो गए, सब कुछ बढ़िया काम हो गया, चलो मैं जा रहा। तो आपको बताना है कि नॉन रेजिडेंट की इनकम क्या टैक्सेबल होगी। यहाँ पे कंसेप्ट आएगा आपका रेजिडेंशियल स्टेटस का, कि हम बताएंगे कि किस पर्सन की कौन सी इनकम टैक्स होगी। एग्जाम्पल लेके चलो, रिलायंस के शेयर थे जो कि NR ने ले रखे थे, बाहर का आपका एक फ्रेंड था, ठीक है, कोई भी जिससे आप अपने इंस्टाग्राम पे मिले थे, रिलायंस के शेयर होल्ड कर रखे थे। अब रिलायंस के शेयर पे उसको डिविडेंड मिला, रिलायंस के शेयर का एप्रिसिएशन हुआ। तो आप बताओ कि NR की जो वो इनकम हो रिलायंस के शेयर से, क्या उसको इंडिया में टैक्स करना चाहिए, हाँ या ना। अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना है कि क्या उसकी इनकम को हम टैक्स करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, चलो आगे चलती हूँ मैं। उसके बाद आपको एग्रीकल्चर इनकम पता चल गई, मार्जिनल रिलीफ पता चल गया, रेजिडेंशियल स्टेटस पता चल गया। इसके बाद आपको पढ़नी है एग्जेम्पशंस अंडर सेक्शन 10, कि भाई सेक्शन 10 के अंदर कुछ एग्जेम्पशंस दे रखी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर इनकम। मैं आपको प्रोविजन की टेक्निकलिटी बताती हूँ। अब आपको दे रखा है एग्रीकल्चर इनकम कहाँ कहाँ से होनी चाहिए, चाहे वो नर्सरी से हो, चाहे आपकी एग्रीकल्चर लैंड से हो जो कि आपने रेंट पे दे रखी है, पर वहां पे आपके प्रोविजन में लिख रखा है रेंट पे दे रखी है और वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज हो रही है, तब आपकी एग्रीकल्चर इनकम जो होगी वो एग्जेम्प्ट होगी। अगर आपने अपनी एग्रीकल्चर लैंड रेंट पे दे रखी है, पर जिसको रेंट पे दी है वो एग्रीकल्चर का काम नहीं कर रहा, उसके ऊपर कुछ और अपना मैन्युफैक्चरिंग लगा दी, उसने अपना प्लांट लगा दिया, तब वो इनकम जो होगी आपकी, जो आपको रेंट मिल रहा होगा, वो आपका एग्जेम्प्ट नहीं होगा। इसकी इनकम पे क्या टैक्स लगेगा मुझे बताओ, एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। पर स्टिल मैंने आपको अभी बताया था कि गवर्नमेंट करती है चालाकी, चोरी चोरी चुपके चुपके हमसे टैक्स ले ही लेती है एग्रीकल्चर इनकम पे, जहां पे कंसेप्ट आता है हमारा पार्शियल इंटीग्रेशन का। तो वो कंसेप्ट भी हम अपने यूनिट 1 के अंदर पढ़ के चलेंगे। और फिर लास्ट में पढ़ेंगे कौटिल्य की टैक्स पॉलिसी। कौटिल्य की टैक्सेशन पॉलिसी क्या थी, थ्योरेटिकल है, वो भी हम पढ़ेंगे। और इन सारे छोटे छोटे टॉपिक्स को करके हमारी यूनिट 1 इंट्रोडक्शन खत्म होगा। बेटा एक चीज समझो, मेरी छोटी सी बात, ब्रिज बैच का पर्पस क्या है। इस ब्रिज बैच का पर्पस है कि पूरे सिलेबस का आपको एक ओवरव्यू दे दे कि भाई सिलेबस के अंदर हो क्या रहा है। सिलेबस वो नहीं बता रही मैं आपको कि हाँ ये चैप्टर करना है, ये चैप्टर करना है, ये चैप्टर करना है। इस चैप्टर के अंदर प्रोविजन क्या है, टेक्निकल कितनी चीज है, वो आपको मैं बता रही हूँ। इस पूरे चैप्टर का, पूरे सिलेबस का आपको ओवरव्यू। अभी तो और इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली है, मुझे कमेंट्स में बताते चले जाना कि क्या क्या आंसर होगा उसका। अब सवाल ये है कि मैम यूनिट 1 तो ये रही, यूनिट 2 में मेरी हाउस प्रॉपर्टी सैलरी आ जाएगी, वो हम रिस्पेक्टिव में पढ़ लेंगे। यूनिट 3 के अंदर मेरा पीजीबीवी और कैपिटल गेन आएगा, वो हम पढ़ लेंगे। बच गई मेरी क्या, बस यही, क्या यही करना है, नहीं, यूनिट 4। यूनिट 4 कौन सी आएगी आपकी, IFOS की क्लबिंग ऑफ इनकम। अब क्लबिंग ऑफ इनकम का कंसेप्ट बहुत ही प्यारा है। देखो सीधी सी बात है, आप इंडियाज गॉट टैलेंट पे गए, मान लो आप 18 साल के नहीं हो, माइनर हो, इंडियाज गॉट टैलेंट पे गए, मान लो केबीसी पे गए। अब केबीसी पे आपने खूब अच्छा खेला, बहुत अच्छे प्लेयर हो आप, बहुत टैलेंटेड पर्सन हो, आपको 1 करोड़ रुपए मिले। अच्छा 1 करोड़ नहीं, 7 करोड़ रुपए मिले। तो क्या बताओ, आप तो माइनर हो, आपका ना पैन कार्ड है, ना आप इनकम टैक्स रजिस्टर्ड हो, क्या 7 करोड़ की इनकम जेब में रख के चले जाओगे।
नहीं, वो 7 करोड़ की इनकम आपके पेरेंट्स के हाथ में क्लब हो जाएँगी और आपके पेरेंट्स उस पे टैक्स देंगे। समझ रहे हो? तो ये प्यारा-सा कांसेप्ट आता होगा क्लबिंग ऑफ इनकम का कि अगर माइनर पैसे कमाएगा तो पेरेंट के हाथ में जाके क्लब हो जाएँगे। फिर मेरा एक छोटा-सा कांसेप्ट और आता था सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। अब सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड क्या होता है? बेटा ये कांसेप्ट ये कहता है कि अगर आपको कोई भी लॉसेस चलते हुए आ रहे हैं, मान लो पिछले साल आपको कोई भी लॉस हुआ था, तो क्या मैं उसको सेट ऑफ कर सकती हूँ किसी और इनकम से? लेट्स सपोज वो एक कांसेप्ट ये कहते हैं कि क्या मेरा पीजीबीपी का एक लॉस है, क्या मैं कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकती हूँ? कैपिटल गेन में हुआ मेरा प्रॉफिट, पीजीबीपी में हुआ मेरे को लॉस, क्या मैं सेट ऑफ कर सकती हूँ? या फिर जो मेरा हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, क्या मैं उसको पीजीबीपी से या सैलरी से सेट ऑफ कर सकती हूँ? वो कांसेप्ट है। हाँ, वही कर सकते हो, पर उसके अंदर भी ना लिमिट्स होती थी। हाउस प्रॉपर्टी का आप 2 लाख तक का कर सकते थे। समझ रहे हो? लॉस जो सेट ऑफ हो सकता था आपका और उसके बाद आपको और भी सारी कंडीशन रिस्ट्रिक्शंस भी थी, वो भी पड़ेंगे। अब कैरी फॉरवर्ड भाई लॉस पूरा नहीं हुआ। इसके अंदर मेरा लॉस हुआ था 4 लाख का, मैं सेट ऑफ कर सकती थी 2 लाख का, तो अब 2 लाख का जो मेरा लॉस बच गया उसको मैं क्या करूँगी? कैरी फॉरवर्ड आगे सालों में ले जाऊँगी और वहाँ जाके इसको सेट ऑफ करवाऊँगी। ठीक है? अब उसके बाद बात करते हैं यूनिट 5 की। यूनिट 5 बात करता है डिडक्शन। डिडक्शन का सिंपल सा मतलब ये समझो इनकम कम करने के तरीके। इनकम कम करने के तरीके होते हैं मेरे डिडक्शन। डिडक्शन में बहुत बढ़िया एक चीज़ आपको बताती हूँ। डिडक्शन पे हुआ क्या है? आपकी ना 2 स्कीम हुआ करती थी। टैक्स स्कीम की मैं बात करूँ आपसे, आपकी 2 टैक्स स्कीम हुआ करती थी, ठीक है? कौन-सी? एक ओल्ड टैक्स स्कीम और एक आपकी न्यू टैक्स स्कीम। ओल्ड टैक्स स्कीम के अंदर आपको भर-भर के डिडक्शन देती थी गवर्नमेंट। भर-भर के मौका दिया करती थी कि अगर पैसा यहाँ लगाओगे तो आपको इतने पैसे आपकी इनकम से कम हो जाएँगे। मतलब एक तरीके से आपको इनकम कम करने के बहुत सारे तरीके एन नंबर ऑफ तरीके बताया करती थी आपकी ओल्ड टैक्स स्कीम के अंदर। कहाँ पे? डिडक्शन में। अब क्या हुआ गवर्नमेंट ने कहा ठीक है न्यू टैक्स स्कीम लेकर आते हैं। अब हम अपनी 7 लाख तक की इनकम के ऊपर नो टैक्स कोई टैक्स नहीं देंगे। पर उसके लिए वो कहते हैं कि डिडक्शन भी नहीं देंगे। एक हाथ से दे रहे हैं तो दूसरे हाथ से तो छीन भी लेंगे। तो इसलिए 7 लाख तक की इनकम पे कहते हैं कि कोई टैक्स नहीं देना। पर जो मैं आपको इनकम कम करने के तरीके बताया करता था, वो तरीके भी अब पूरे नहीं दूँगा। तो बच्चे हो गए खुश। बच्चे हो गए खुश किस लिए? बच्चे कहते हैं अच्छा बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। हमें मैम न्यू टैक्स स्कीम पढ़नी है। न्यू टैक्स स्कीम के अंदर हमें डिडक्शन जो थी, बहुत सारी डिडक्शन थी। अब उतनी डिडक्शन वो दे ही नहीं रहा। तो डिडक्शन जब दे ही नहीं रहा तो पेपर में पूछी नहीं जाएगी तो मेरे को पढ़नी ही नहीं, मेरा सिलेबस आधा खत्म। एग्जामिनर को समझ में आया भाई ये तो गड़बड़ हो रही है, ये कैसे हो रहा है भाई? अब एक बात बताओ गवर्नमेंट ने राहत दी, मैं थोड़ी दूँगा। अब वो क्या गेम प्लान करता है, इस न्यू टैक्स स्कीम को हम कहते थे बेटा 115 बीएसी, ठीक है? अब वो क्या कहता था कि आपको ना क्वेश्चन तो सॉल्व करना है, पर आपको करना है क्वेश्चन सॉल्व ऑप्टिंग आउट ऑफ 115 बीएसी। ऑप्टिंग एक सेकंड, ऑप्टिंग आउट ऑफ 115 बीएसई। ऑप्टिंग आउट ऑफ 115 बीएसई का मतलब क्या है? ओल्ड टैक्स स्कीम के हिसाब से निकाल के दिखा। भाई गवर्नमेंट ने राहत दी, एग्जामिनर कहता है मैं राहत नहीं देता बच्चों को। बच्चे तो बड़े चालाक निकले, कहते हैं कि न्यू स्कीम की डिडक्शन इतनी मिलनी नहीं है, इतनी मिलेगी तो इतनी डिडक्शन पढ़नी है तो हमारे बल्ले-बल्ले, हमारा सिलेबस आधा खत्म। सिलेबस खत्म नहीं हुआ, वो क्वेश्चन में डाल के देता है कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है व्हाइल ऑप्टिंग आउट ऑफ 115 बीएसई मतलब 115 बीएसई लगाना ही नहीं, मतलब ओल्ड टैक्स स्कीम लगानी है ऑब्वियसली। ओल्ड टैक्स की मगर सारी डिडक्शन फिर से याद करनी ही पड़ेगी। तो इस तरीके से एग्जामिनर भी आपके साथ खेल जाता है। ठीक है मैम डिडक्शन समझ गए। फिर बेटा बात आती है आपकी टोटल इनकम कैलकुलेशन की। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, अगर जो बच्चा इनकम टैक्स के पेपर के अंदर सिलेक्टिव स्टडी करके जाना चाहेगा, वो कभी भी इनकम टैक्स के अंदर अच्छा स्कोर नहीं कर पाएगा। क्यों? इनकम टैक्स इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हर चैप्टर इंटर रिलेट हो रहा होता है, हर चैप्टर इंटर रिलेट मतलब ये इनकम इसके साथ सेट ऑफ होएगी, ये इनकम इसके साथ कैरी फॉरवर्ड होगी, ये इनकम इसका टोटल होगा, इसकी लिमिटेशन, इसकी रिस्ट्रिक्शंस, इसकी लिमिट्स याद करनी है और उसके बाद जब आपका क्वेश्चन बन के आता है टोटल इनकम कैलकुलेशन का, तो उस टोटल इनकम कैलकुलेशन के अंदर आपकी एक-एक चीज़, चाहे आपका एक बात बता मार्जिनल रिलीफ हो, आपके पाँचों हेड की इनकम हो, आपका रेजिडेंशियल स्टेटस हो, आपका क्लबिंग हो, आपका डिडक्शन हो, उसके बाद आपका टीडीएस हो, उसके बाद आपका एडवांस टैक्स हो, आपकी एक-एक चीज़, सारी की सारी चीज़ों का एक कंसोलिडेशन बन के आता है आपके टोटल इनकम कैलकुलेशन के अंदर और एक चीज़ मैं आपको खूब ध्यान से बताती हूँ बेटा, अगर आपकी एक भी एडजस्टमेंट आपसे गड़बड़ कर गई, मान लो कैपिटल गेन आपको लगता था मुश्किल है, मैम मेरे को इसकी एडजस्टमेंट नहीं आती, मैं छोड़ के चला गया। आपका क्वेश्चन ऊपर से नीचे तक सारा गलत होगा, वो आपको एग्जामिनर मार्क्स ही नहीं दे पाएगा। एक फिगर आपकी मैच नहीं होगी, मार्क्स तो तब देगा ना जब फिगर मेरी मैच होगी। अब मैम फिगर मैच क्यों नहीं होगी वो भी समझा दो। बेटा देखो, आप सबसे पहले क्या करते हो, आप अपनी पाँचों हेड्स की इनकम को कैलकुलेट करते हो।
5 हेड्स की इनकम का आपने कैलकुलेट किया, जिसको टोटल करने के बाद आपकी निकल कर आ जाती थी आपकी ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से आपने जो स्टैंडर्ड डिडक्शन हुआ करती थी वो हटा दी सारी, जो सैलरी पर से मिलती थी। पहले मिलती थी 50,000, अब मिलते 75। स्टैंडर्ड डिडक्शन हटाने के बाद, जो एग्जाम्पशन हटाने के बाद आपकी जीटीआई निकल कर आ गई। अब जीटीआई के ऊपर से आप क्या करते थे, मान लो आपकी गड़बड़ जो थी वो यहीं पे ही होगी, 5 हेड में से किसी एक हेड में हो गई, ये वैल्यू गलत, ये वैल्यू गलत, तो सबका टोटल लगाया तो जीटीआई गलत, जीटीआई गलत, ग्रॉस टोटल इनकम गलत। इसके अंदर से आप माइनस करते थे डिडक्शन, डिडक्शन माइनस करने के बाद आपकी आती थी टोटल इनकम। ठीक है, अब आपकी समझो जीटीआई गलत हो चुकी है, बिकॉज इट हेड, इस पांचों हेड में से एक इनकम आपने गलत कैलकुलेट करी, एक हेड की इनकम गलत कैलकुलेट करी, हमारी जीटीआई गलत, डिडक्शन आपने माइनस कर दी, टोटल इनकम, टोटल इनकम आपकी गलत हो जाएगी। टोटल इनकम गलत होने के बाद अगर इनकम ही गलत है तो उसके ऊपर जो आपके टैक्स कंप्यूटेशन करोगे, जो उसके ऊपर टैक्स कंप्यूटेशन करके आंसर निकालोगे फाइनल, वो भी गलत निकल कर आएगा। तो एक चीज बताओ, जब सब चीजें ऊपर से नीचे तक गलत ही चल रही है तो फिर वो नंबर किस चीज के देगा, स्टेप मार्किंग के। और एग्जामिनर इतना दिमाग नहीं लगाएगा कि बच्चे को दे दूं, यहाँ चेक कर दूं, वहां चेक कर दूं। इसलिए मैं आपको एक चीज रेलेवेंट बता रही हूँ कि जो बच्चा ये सोच रहा है कि मैं सिलेक्टिव स्टडी करूंगा, लास्ट टाइम के लिए लेके चलूंगा, वो कभी भी नहीं कर पाएगा। लास्ट टाइम के अंदर बेटा आप सिर्फ चीजें लर्न कर सकते हो, कभी भी पढ़ सकते हो, मल्टीपल टाइम सोच सकते हो, दिमाग पे प्रेशर आएगा, पर कभी भी उस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर की लिमिट्स याद नहीं कर सकते आप। लास्ट टाइम पे आपको खुद को नहीं पता कि सैलरी के अंदर 50,000 लेना है, स्टैंडर्ड डिडक्शन है 75,000 लेना है। तो इसलिए एक फोकस करके चलो कि अभी से स्टार्ट करनी है। और मैं आपको फिर से बता रही हूँ, मैं आपको जिस तरीके से बताने वाली हूँ उसके अंदर रिवीजन साथ साथ में कराती चलूंगी। इस रिवीजन को कभी भी आप फ्री टाइम हो मल्टीपल टाइम करके चलना, एक महीने के अंदर 10 बार करके चलना। आप चीज देखना कि वो चैप्टर इतना छोटा हो जाएगा आपके लिए, जितनी बार रिवीजन करोगे उतनी बार वो चैप्टर आपके लिए छोटा होता चला जाएगा। डन। रिबेट का कंसेप्ट आता था। रिबेट का कंसेप्ट क्या कहता था, कहते थे सिंपल सी चीज कि पहले वाली ओल्ड टैक्स के अंदर 12,500 की रिबेट देते थे, अब हमारी जो स्कीम हमें पढ़नी है उसके अंदर 25,000 की रिबेट दिया करते थे। कहते इनकम तो दिखानी है, चाहे आप 5 लाख की इनकम लेके बैठे हो, इनकम तो दिखाओ अपनी, हमको आईटीआर फाइल करके दिखाओ, पर वो पैसा हम आपको रिफंड कर देंगे। ऐसे ही 25,000 के केस के अंदर चाहे आपकी 7 लाख तक की इनकम है, इनकम तो दिखाओ मुझको, इनकम दिखाने का जो पैसा हम जो होगा टैक्स का वो रिफंड कर देंगे। वो रिबेट का कंसेप्ट हुआ करता था। ठीक है, कि हम वो पैसा हटा देंगे। फिर उसके बाद आपको पढ़नी है ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ रिटर्न और टीडीएस। टीडीएस बहुत बड़ा कंसेप्ट है। टीडीएस के अंदर आपको बताते थे कि हर बंदा आपका जो भी टीडीएस के सेक्शन में फॉल करता था वो आपका टैक्स काट का पेमेंट करेगा। कहने का मतलब, अब मैं टीडीएस का एक सिंपल सा कंसेप्ट आपको बताती हूँ। टीडीएस का कंसेप्ट क्या कहता है बेटा, सुनो मेरे ध्यान से सुनो बातें। टीडीएस का कंसेप्ट आपको क्या कहता था, उसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग चीजों पे चलूंगी, प्रोविजंस के ऊपर आपका माइंड खुल जाएगा कि भाई इनकम टैक्स में पढ़ना क्या है। ये ब्रिज बैच का पर्पस ही है कि बच्चे का माइंड खोल दे कि भाई बच्चा सोच रहा है कि सब पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, क्वेश्चन लगाते जाओ। नहीं, आपको प्रोविजन कितना टेक्निकल है मैं आपको वो बताने वाली हूँ। अब तो बहुत मजा आएगा आपको सेशन के अंदर। चलो टीडीएस समझ लो एक बार मुझसे, टीडीएस क्या कहता है। टीडीएस सिंपल सी चीज ये कहता है कि अगर आज आप पेयर हो, अगर आज आप किसी को पैसे दे रहे हो, कोई भी आपने उससे सर्विसेज ली है, अगर आप उसको पैसे दे रहे हो तो आप उसका टीडीएस काट के दोगे। लेट सपोज आपको मुझको 10,000 रुपीज देने थे। मैं आपको सेक्शन में नहीं लेके जा रही, मैं आपको सिंपल चीज पे लेके जा रही हूँ। अगर आपको मेरे को 10,000 रुपीज देने थे, चलो सेक्शन में लेके चलते हैं, मजे करते हैं। 194C टीडीएस का सेक्शन था, कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर लगता था कि अगर आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्टर हायर किया है, अगर आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्टर हायर किया है कोई भी काम करवाने के लिए, आपको कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करनी थी। लेट सपोज 1 लाख रुपए, 1 लाख की पेमेंट आपको कॉन्ट्रैक्टर को करनी थी, तो आप उसका लेट सपोज उस केस के अंदर टीडीएस का सेक्शन जो लग रहा है आपके ऊपर लग रहा है 1% का, तो आप 1% काट के कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करोगे। और 1% कहाँ जमा कराओगे, 1% आप गवर्नमेंट को जमा कराओगे। अब गवर्नमेंट को जमा कराने की भी दिक्कत ये है, आपको टीडीएस जो है जब आप डिडक्ट करोगे अगले महीने की 7th को जमा कराना होता है, और हर बार क्वार्टरली उसकी रिटर्न भी फाइल करानी होती है। तो इतना टेक्निकल मत जाओ, ये समझो अगर कॉन्ट्रैक्टर को मुझे 1 लाख रुपए देना है, मैंने कॉन्ट्रैक्टर सर्विस ली, कॉन्ट्रैक्टर को मुझे 1 लाख रुपए देना है, टीडीएस का प्रोविजन ये कहता है कि उसका 1% काट लो, 1% या 2% दोनों है, वो डिपेंड करता है कि आप इंडिविजुअल एचयूएफ हो या कंपनी हो। ठीक है, तो उसका मैंने टीडीएस काटा, तो 1 लाख का 1% मैंने टीडीएस काट लिया, विच मीन 1,000 काट लिए। मैं 99,000 तो कॉन्ट्रैक्टर को दूंगी और 1,000 रुपीज मैं गवर्नमेंट को दूंगी, विच इंप्लाइज कि कॉन्ट्रैक्टर का
टैक्स जो है मैंने ऑलरेडी काट के गवर्नमेंट को जमा करवा दिया। पर क्या जो टैक्स मैंने उसका काट लिया वो अपनी आईटीआर के फाइल जब आईटीआर फाइल करेगा तब क्लेम कर सकता है? यस, बिल्कुल वो उस चीज को क्लेम कर सकता है, बिकॉज इतना टैक्स तो उसको अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्टर को, मान लो अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्टर को 10,000 रुपए गवर्नमेंट को जमा करवाने थे एज अ टैक्स, टैक्स लायबिलिटी। 1,000 रुपए तो वो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टर के नाम के जमा है गवर्नमेंट के पास, तो अब कॉन्ट्रैक्टर को गवर्नमेंट को कितने देने हैं? 9,000 फीस। तो यहाँ पे आपका कंसेप्ट आता है बेटा टीडीएस का, कि टीडीएस वो अमाउंट जो मेरे यहाँ पे ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट हो चुकी है, जो कि मैं अपनी आईटीआर फाइलिंग के टाइम पे क्लेम कर लूंगा। डन, उतने से अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर लूंगा। तो इतना सा आपका सिलेबस है। मैम ये इतना सा है? हाँ बेटा कोई बात नहीं, रिवीजन करते जाएंगे, मजे से करेंगे, इतना सा ही होगा। अब ये चीज का फोकस रखो, इनकम टैक्स के अंदर मैं आपको ना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाऊंगी। ये मैं सोच रहा कि मैम आप क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, क्योंकि मेरा पर्पस ये है कि बच्चे के दिमाग में प्रोविजन डाल देना। अब बेटा बातचीत पर आते हैं, अब बेटा बातचीत पर आते हैं कि समझते हैं क्या क्या चीजें हमारे साथ चल रही है, कैसे कैसे प्रोविजन को पढ़ना है, कैसे कैसे प्रोविजन के साथ समझना है। ठीक है, चलो अब मेरे को एक छोटी सी चीज बताना बेटा, आपका ना एक प्रोविजन कहता था, आपका एक प्रोविजन कहता है कि आईटीआर फाइल किसको करनी मैंडेटरी है, आईटीआर फाइलिंग जो है मैंडेटरी है। प्रोविजन पता है क्या कहता था? प्रोविजन कहता था कि अगर किसी भी पर्सन के करंट अकाउंट के अंदर, समझ रहे हो, किसी भी पर्सन के करंट अकाउंट के अंदर अगर ड्यूरिंग द ईयर डिपॉजिट, अगर ड्यूरिंग द ईयर डिपॉजिट अगर 1 करोड़ से ज्यादा हो गया, तो उस पर्सन को आईटीआर फाइल करनी मैंडेटरी है, और उस पर्सन को आईटीआर फाइल करनी मैंडेटरी है। चलो मैं आप में से एक पर्सन उठाती हूँ, लेट सपोज रोहन। रोहन एक पर्सन है, उसके ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ, उसके करंट अकाउंट का स्टेटस क्या है, उसके करंट अकाउंट खोला, करंट अकाउंट के स्टेटस में ये निकला कि 50,000 रुपीज के करंट अकाउंट में था पहले से, और उसने जो है डिपॉजिट करा लिया, 1 करोड़ रुपए का उसने डिपॉजिट करा दिया। अब उसके अकाउंट के अंदर बैलेंस जो हो गया, अब उसके अकाउंट के अंदर जो बैलेंस हो गया वो 1.5 करोड़ हो गया। 1.5 नहीं नहीं नहीं, 1 करोड़, इसको कर लो 50 लाख। अरे यार देख लो इसको, कैलकुलेशन में मैं फिर से लिख देती हूँ आपके लिए। इसको कर लो बेटा 50 लाख, और इसको कर दो आप 1 CR। ठीक है, 3 4 5 6, ठीक है। चलो अब मुझे बताना ये कितनी हो गई? मैम ये होगी मेरी 1 करोड़ 50 लाख। अब मुझे क्या बताना, क्या इस पे आईटीआर फाइलिंग जो है वो क्या मैंडेटरी है? थोड़ा मुझे जवाब दो, सारे बच्चे कमेंट में लिखना। अगर आपका आंसर है यस मैम मैंडेटरी है, तो आप उसका रीजन बताना। अगर आपका जवाब है नो मैम मैंडेटरी नहीं है, तो उसका रीजन बताना कि क्या आपके लिए जो आईटीआर फाइलिंग है वो मैंडेटरी है, क्या आपको आईटीआर फाइल करनी जरूरी है? बताओ जरा, क्या रोहन को आईटीआर फाइल करनी जरूरी है? बताओ, 1 सेकंड का पॉज लो और बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर, क्या उसको मैंडेटरी है? हाँ तो क्यों, ना तो क्यों? आपके मन में वो हाँ या ना क्यों आया था, रीजन बता दो उसका। ठीक है, लिख दिया सबने? अब आ जाओ, अब मैं आपको आंसर देती हूँ। जिस जिस बच्चे का आंसर था कि मैम मैंडेटरी है, कोई बात नहीं बेटा, प्रोविजन को ध्यान से पढ़ने के अब मैं आपको ये चीज बताती हूँ। ये बेसिकली क्वेश्चन ही मैंने इसलिए लिया था ताकि मैं आपको फोकस कराऊं कि भाई प्रोविजन कितना गेम चेंजर हो सकता है आपके लिए। और जिन जिन बच्चों का आंसर था नो, बेटा बहुत वेल डन, मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत, मैं कह सकती हूँ कि बहुत ज्यादा अच्छी है। चलो अब मैम आप नो कह रहे हो, क्यों? अभी तो आपने बताया कि 1 करोड़ से ऊपर का डिपॉजिट होगा तो मैंडेटरी हो जाएगी, नो कैसे कह रहे हो? बेटा देखो, मैं आपको कह रही हूँ डिपॉजिट 1 करोड़ से ऊपर, मैं आपको क्या कह रही हूँ, डिपॉजिट 1 करोड़ से ऊपर। ओपनिंग बैलेंस कभी भी डिपॉजिट में नहीं आता, ड्यूरिंग द ईयर वो कभी डिपॉजिट हुआ ही नहीं था, वो तो पिछले कभी सालों के अंदर डिपॉजिट हुआ था। तो 50 लाख तो यूं ही हटा दो। समझ में आया? मैंने आपको बोला डिपॉजिट 1 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, ओपनिंग बैलेंस कभी भी डिपॉजिट नहीं होता। दूसरी चीज, डिपॉजिट हुआ मैम 1 करोड़ का, मैंने बोला था 1 करोड़ से ऊपर का डिपॉजिट होना चाहिए, तो क्या उस पर्सन के लिए आईटीआर फाइलिंग होनी चाहिए? नो, आईटीआर फाइलिंग वो पर्सन नहीं करेगा, बात खत्म। इस प्रोविजन में नहीं करेगा, किसी और में कर सकता है। मेरा पर्पस यह है मैं आपको प्रोविजन समझाऊं कि भाई देखो एक प्रोविजन आपको कितने गलत तरीके से मतलब कंफ्यूज कर सकता है, ताकि बच्चा जो चीज सही भी करने वाला था वो नहीं कर सकता। अब एक चीज और बताती हूँ, चीज और बताती हूँ मैं आपको। आपके पास ना दो चीजें होती है, मैं कैपिटल गेन की बात करती हूँ। कैपिटल गेन में क्या होते हैं, आपके दो भाई होते हैं, ठीक है। कैपिटल गेन के एक प्रोविजन की बात करती हूँ, जवाब देना आप मुझको। कैपिटल गेन में दो भाई होते हैं, दो भाई कौन होते हैं? एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एक होता है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब क्या होता है, आप मेरे को एक छोटी सी चीज बता रहा, मैं बच्चे को इसको एग्जाम्पल लेके चलती हूँ, मोदी एंड यू। मोदी एंड यू के एग्जाम्पल से आप इसको समझ के चलो। अब
गेन है मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब इसमें ना 2 चीज़ें या तो मुझे गेन होगा या मुझे लॉस होगा, गेन होगा या मुझे लॉस होगा। अब मेरे को इसको याद करके बताऊँ कैसे करोगे आप? अगर आपको गेन हो रहा है, अगर मोदी लॉन्ग टर्म मतलब मोदी को गेन हो रहा है, तो मोदी जो ल है गेन है वेरी गुड। अगर मोदी को लॉस हो रहा है, तो मोदी अपने गेन से अपने लॉस को सेट ऑफ कर सकता है। शॉर्ट टर्म के अंदर अगर आपको गेन हो रहा है वेरी गुड। अगर आपको किसी भी चीज़ में लॉस हो गया, तो आप खुद को उससे सेट ऑफ कर सकते हो। सिंपल सी चीज़ ऐसे समझो कि क्या अगर मोदी को मदद चाहिए, तो क्या मोदी अपनी खुद की मदद ले सकता है? यस ले सकता है। अगर आपको मदद चाहिए, तो आप अपनी खुद की मदद ले सकते हो? हाँ, खुद की मदद ले सकते हो। पर अगर आपको मदद चाहिए, आप अपनी खुद की मदद ले रहे हो पर उतनी सफिशिएंट नहीं है, तो क्या आप मोदी की मदद ले सकते हो? हाँ, मोदी की मदद ले सकते हो। पर अगर समझो इस चीज़ को, आपको अगर आपका जो गेन है वो उतना कैपेबल नहीं है, आपकी मदद उतनी सक्षम नहीं है कि आपको पूरी तरीके से हेल्प करे, तो क्या आप मोदी की हेल्प ले सकते हो? मोदी की हेल्प आप बिल्कुल ले सकते हो। पर क्या मोदी आपकी हेल्प ले सकता है? अगर मोदी अपनी चीज़ों में प्रॉब्लम में फँस चुका है, उसको चीज़ें बाहर निकलने का मौका नहीं मिल पा रहा, उसको मदद चाहिए, उसकी मदद जो है उसके लिए कम पड़ रही है, तो क्या वो आपकी मदद ले सकता है? कैसे ले लेगा? समझ रहे हो? तो इसको याद करना मोदी एंड यू से प्रोविज़न जब पढ़ाऊँगी तब उसको डिटेल में बताऊँगी कि ये प्रोविज़न कहता है। बस मैं आपको सिंपल चीज़ ये बताना चाह रही हूँ कि हम इनकम टैक्स के अंदर पढ़ेंगे कैसे? हम चीज़ों को याद करते चलेंगे, कुछ एग्ज़ाम्पल से, कुछ ऐसी चीज़ों से जिससे आपको याद रहे कि हाँ भाई, मोदी मेरी मदद नहीं ले सकता पर मैं मोदी की मदद ले सकता हूँ, तो जिससे आपको प्रोविज़न भी रिवाइज़ उस टाइम पर हो जाएगा। ठीक है? एक और मज़े की बात बताऊँ? एक और मज़े की बात बताऊँ? इनकम टैक्स इतना बढ़िया कि आपको देखना पड़ेगा कि एक पर्सन की इनकम जो होती है ना, अलग-अलग हेड्स में जाके हो सकती है। मैम क्योंकि आप ये सोचते होंगे मैम एक पर्सन है, सैलरी कमाता है, इतना तामझाम पढ़ने की क्या ज़रूरत है कि पीजीबीपी पढ़ो, अदर सोर्स पढ़ो, कैपिटल गेन पढ़ो, नहीं। अब बताऊँ क्या होता है? एक सी समझो, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ। मान लो आपकी क्या है, एक पार्टनरशिप फर्म है। आप एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्या हो? पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर हो। अब पार्टनर को 2-3 चीज़ें मिलती है। एक तो उसका प्रॉफिट का शेयर मिलता है, जो पार्टनरशिप फर्म से मिलता है और कई जगह पे पार्टनरशिप में कहते हैं कि पार्टनर आ रहा है, अपनी मेहनत कर रहा है, तो पार्टनर को हम रेम्युनरेशन भी देंगे। पार्टनर को हम रेम्युनरेशन भी देंगे। प्रॉफिट भी मिलेगा, रेम्युनरेशन भी देंगे उसको हम, ठीक है? बेटा देखो, रेम्युनरेशन मिल रही है एक पार्टनर को, पता है कहाँ पे टैक्स होएगी? रेम्युनरेशन अगर मिल रही है, तो आपकी टैक्स होएगी पीजीबीपी के अंदर मान के चलते हैं कि पार्टनर को जो रेम्युनरेशन मिली यहाँ पे एम्प्लॉयर-एम्प्लॉयी रिलेशनशिप नहीं बैठ समझना कि भाई पार्टनर को तो एक तरीके से सैलरी मिल रही है, सैलरी मिल रही है तो सैलरी वाले हेड में जाएगी, नहीं, सैलरी तब मिलती है, सैलरी हेड में तब जाती है, जब दोनों पार्टी के बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयी का रिलेशन हो। क्या पार्टनरशिप के अंदर, पार्टनरशिप फर्म के जो पार्टनर होते हैं उसमें एम्प्लॉयर-एम्प्लॉयी का रिलेशन होता है? नहीं। पीजीबीपी में जाएगी। पर मैम पार्टनरशिप फर्म से जो प्रॉफिट मिल रहा है पार्टनर को, वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा बेटा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर और उसके बाद भी कमाल की बात बता दूँ आपको, अगर पार्टनरशिप फर्म उस प्रॉफिट पर टैक्स पे कर रही है, तो पार्टनर को नहीं करना और अगर पार्टनर उस प्रॉफिट पे टैक्स पे करेगा, तो पार्टनरशिप के हाथ में एग्ज़ेम्प्ट होगा। समझ रहे हो? तो ये सारी टेक्निकलिटी आपको पढ़नी है। चलो एक और पूछती हूँ आपसे, आपको मज़ा आ जाएगा उसको पूछ के। हाउस प्रॉपर्टी से पूछती हूँ आपको कि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, एक ही इनकम आपकी 3 हेड्स में जा सकती है? क्या मैम सही कह रहे हो आप? हाँ जी, हाउस प्रॉपर्टी की एक ही इनकम आपके 3 हेड्स में जा सकती है। लेट्स सपोज़ आ जाओ, अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी जो है वो बेच दी, अगर आपने अपनी हाउस प्रॉपर्टी जो है अगर आपने अपनी हाउस प्रॉपर्टी जो है वो बेच दी, अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी जो है वो बेच दी, आपका बिज़नेस था बेचने का और आपने बेच दी। आप कंस्ट्रक्शन करते हो बेच देते हो, कंस्ट्रक्शन करते हो बेच देते हो, कंस्ट्रक्शन करते हो बेच देते हो। कहाँ जाएगी? पीजीबीपी के अंदर। समझ में आ गया? अगर मैंने कंस्ट्रक्शन करी प्रॉपर्टी बेच दी पीजीबीपी के अंदर। अगर मैंने अपनी हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट पे दे दी, रेंट पे दे दी, कहाँ जाएगी मेरी? हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। वही चीज़ अगर आ जाओ, अगर जो मेरी हाउस प्रॉपर्टी मैंने लेट आउट पे दे दी अंडर कंस्ट्रक्शन मतलब अभी बनी नहीं थी, मेरी प्रॉपर्टी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही चल रही थी, अंडर कंस्ट्रक्शन ही चल रही थी पर मैंने उसको कहा कि भाई रेंट पे ले जा। अंडर कंस्ट्रक्शन अगर मेरी हाउस प्रॉपर्टी थी, तब वो कहाँ जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर और चौथी चीज़ चलो वो भी बता देती हूँ, अगर मैंने हाउस प्रॉपर्टी अपनी बेच दी, मेरा बिज़नेस नहीं है उस चीज़ का, तो वो जाएगी आपकी कैपिटल गेन के अंदर। बताओ, अब बताओ इनकम टैक्स का प्रोविज़न कैसे कन्फ्यूज़ नहीं कर सकता? आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी कि भई उस हाउस प्रॉपर्टी के साथ क्या हो रहा था? बिज़नेस था तब बेची, बिज़नेस नहीं था तब बेची, लेट आउट पे दिया, लेट आउट पे अंडर कंस्ट्रक्शन दे दी। एक हाउस प्रॉपर्टी दूसरे हेड के अंदर भी उसकी इनकम टैक्सेबल हो रही है। आप ये चीज़ समझो। तो इस तरीके से इनकम टैक्स का कनेक्टेड है। जो बच्चे सोच रहे होंगे ना कि नहीं मैम मैं तो ये 2-4 चैप्टर कर जाऊँगा, पीजीबीपी छोड़ दूँगा, कैपिटल गेन छोड़ दूँगा, बहुत मुश्किल है। कैसे कर लोगे यार?
ये एग्जाम्पल है आपको जीता जाता है जो आपको समझा रहा है कि एक चीज बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। मान लो ये वाला केस आ गया, हाउस प्रॉपर्टी ओके, ये वाला केस आ गया कैपिटल गेन का। लिमिट से नहीं पता, सेक्शन ही नहीं पता, कैसे सॉल्व करोगे, प्रोविजन ही नहीं पता, कैसे सॉल्व करोगे क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ही कहेगा मैं तो हाउस प्रॉपर्टी का हूँ, भर भाई ले कहाँ गया मेरे को इनकम को, मेरी इनकम को कैपिटल गेन के अंदर उठा के ले गया। समझ रहे हो बेटा? तो मैं आपको इस तरीके से बता रही हूँ कि देखो आपको सब चीजें मिक्स एंड मैच करके चलनी पड़ेगी, पढ़नी ही पड़ेगी, कोई आपके पास ऑप्शन ही नहीं इनकम टैक्स के अंदर। और मैं ये नहीं कह रही बेटा जल्दबाजी करो, तसल्ली करो। मैं आपको यूट्यूब के ऊपर 3-4 डेमो लेक्चर्स दूंगी, अपना देखो, बैठो, समझो, बहुत मजा आने वाला है आपको इनकम टैक्स के अंदर। और उसके बाद देखो कि आपको क्या चीजें समझ में आ रही है, क्या जिस तरीके से मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, क्या आप उस चीज को पकड़ पा रहे हो, क्या आपको प्रोविजन रिटेन हो रहा है, प्रोविजन के साथ जो मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करा रही हूँ, क्या आपको रिटेन हो पा रहे हैं। तो यही बेटा एक पर्पस था ब्रिज बैच का, जो आपको अंडरस्टैंडिंग दे कि आपको किस तरीके से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी है इनकम टैक्स की। कोई खेल नहीं है। आप सोचो कि मैं लास्ट डे पे कर लूंगा या फिर प्रोविजन पढ़ूंगा और क्वेश्चन लगाऊंगा मेरा काम बन जाएगा, नहीं, प्रोविजन ही घुमा देगा आपको। प्रोविजन कितने टेक्निकल तरीके से पढ़ना है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था आपका इसका आईटीआर फाइलिंग का, कि आपने अगर प्रोविजन टेक्निकल तरीके से नहीं पढ़ा तो कैसे कर पाओगे। समझ रहे हो बेटा? तो ब्रिज बैच का बेटा पर्पस ये है कि आपको एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग दो कि आपके पूरे सिलेबस के अंदर आपको पढ़ना क्या है, एक बेस सेटअप कर दो कि बेटा आपको इस लेवल से स्टार्ट करना है। समझ रहे हो? आपको अपनी नॉलेज, अपना जो नॉलेज का स्किल्स है, एबिलिटी है, वो इस लेवल पे आके डेवलप करनी है कि मैं आपको जो चीजें बताऊं आपको याद रहे। और साथ साथ में बेटा हम रिवीजन तो करते ही रहेंगे ताकि कोई भी चीज हमसे मिस आउट ना हो। जब भी खाली हो रिवीजन करते रहना इनकम टैक्स की, और रिवीजन आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। जब लास्ट डे मेरी रिवीजन की वीडियो खोल के बैठा होगा ना, आपको याद रहेगा कि मैम ये सब चीजें तो मैं ऑलरेडी पढ़ के आ चुका हूँ। नोट्स बहुत ब्यूटीफुली बनाएंगे, जहां जहां पे जो चीजें रिमाइंड करने वाली होगी वो चीजों को अलग से स्टार लगा के रिमाइंड करेंगे। एक चीज रिक्वेस्ट है, इनकम टैक्स के नोट्स अपने अच्छे से बनाना, बहुत ब्यूटीफुल नोट्स बनाना अपने। जितने अच्छे तरीके से बनाओगे उतनी ईजी होगी आपकी रिवीजन, उतने अच्छे तरीके से आप रिवाइज कर पाओगे। बाकी जो जो चीजें मैंने आपसे पूछी थी होपफुली कमेंट के अंदर डाल दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, पर्पस समझ में आ रहा है ब्रिज बैच का, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, एंड ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग देने के लिए। ठीक है बेटा? अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, खूब अच्छे से करेंगे। एंड इनकम टैक्स के अंदर मैं आपको बताती हूँ, जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी ना, अगर वो चीज आपने फॉलो कर ली, आपका A+ कहीं नहीं गया। जिस सब्जेक्ट के अंदर बच्चे ये कहते हैं ना कि मैम मैं पास होना मेरा मुश्किल हो रहा है, उस सब्जेक्ट के अंदर मैं कह रही हूँ कि डे 1 से जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वैसे पढ़ोगे ना, आपका A+ आएगा। और वो चीजें मैं आपको आने वाले लेक्चर्स के अंदर समझ में आ जाएगी। ठीक है? जिस भी बच्चे को लगता है कि मैम मेरे को अभी से क्लासेस ज्वाइन करनी है, बेटा लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप अपने आपको कोर्स में एनरोल कर सकते हो। उसके बाद खूब अच्छी महा मेगा तरीके से हम क्या करेंगे, अपनी कंसेप्ट की तैयारी करेंगे, रिवीजन करेंगे, साथ में खूब सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लगाएंगे। एंड देन हम क्या करेंगे, देन वी कैन से दैट वी आर गुड टू गो फॉर आवर एग्जामिनेशन। साथ साथ में बेटा एक चीज और बता देती हूँ, रिमाइंडर, मैं आपको इनकम टैक्स लॉ के साथ साथ में जो भी आपके प्रैक्टिकल लैब के लेक्चर्स थे वो भी कराने वाली हूँ, ताकि ये बच्चे के मन में ना है कि मैम अगर मैंने एग्जामिनेशन में अच्छा कर लिया, कहीं मेरे इसमें नंबर तो नहीं कट जाएंगे। नंबर आपके कहीं नहीं कटने वाले। A+ ग्रेड आपका O ग्रेड आएगा ही आएगा। क्यों? मैं आपको आपके एक मेन एग्जाम के साथ साथ आपका जो लैब का प्रैक्टिकल होने वाला है उसके लिए भी प्रिपेयर करवाऊंगी अच्छे से। ठीक है बेटा? ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से अपने मन लगा के तैयारी करते रहो। एंड अगर जिस भी बच्चे को मुझसे पढ़ाई करनी है, वो बेटा डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक है, आप वहां पे जाके इनकम टैक्स का कोर्स अपना परचेस कर सकते हो। ठीक है बेटा? ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय। अच्छा से अपना ध्यान रखना, खूब सारा पानी पीते रहना, हाइड्रेटेड रहना, एंड इनकम टैक्स को बहुत अच्छे तरीके से हम तैयारी करेंगे इसकी स्टार्ट।